हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सेक्शन में। पर दोस्तों, मैं आपको कल हाई कोर्ट, जिसे कहा जाता है उच्च न्यायालय, जिसे कहा जाता है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, जो हमारे हर राज्य में एक एक हाई कोर्ट है। इस समय हमारी हाई कोर्ट 24 हैं। मैं कल आपको उसके बारे में बताया था, हाई कोर्ट क्या होता है, क्या काम करते हैं, इनका क्या कार्यकाल है, क्या शक्तियाँ हैं, कहाँ से नियुक्त होते हैं, कौन इसको करता है नियुक्त, न्यायाधीश, सब आपको बताया था। आज वही आपको सुप्रीम कोर्ट कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, आज उसके बारे में जानेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है यह भी जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो यह बात आती है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए, उच्चतम न्यायालय जिसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है। यह भाग आप भाग पढ़े होंगे दोस्तों, भाग 22 है। मैं पढ़ाया हूँ जाके प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। पॉलिटी का, हिस्ट्री का, जोग्राफी का, इकोनॉमिक्स, सबका पॉलिटी बना हुआ है दोस्तों, सबका प्लेलिस्ट जाके वहाँ पे देखिए। आपको मैथ पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट शॉर्ट वीडियो में चले जाइए, शॉर्ट वीडियो में आपको हर तरह का मैथ मिल जाएगा। ठीक, तो बात आता है भाग 5। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक यह बात करता है कि उच्चतम न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है। इसी के बारे में बात हमारा भाग 5 या अनुच्छेद इतना से इतना करता है। ठीक, अब बात की जाए उच्चतम न्यायालय की बात, यह एक क्रम है दोस्तों। सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, तो हाई कोर्ट हम पढ़ चुके हैं, आज सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ना है दोस्तों, जिला न्यायालय। ठीक, तो अनुच्छेद 124 से 147 तक भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। बात आती है दोस्तों, पढ़े होंगे आप भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की जब बात आती है तो वहाँ पे आप देखते होंगे एक बात आई थी निकल के, संघीय न्यायालय। भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय की बात आई थी। वहाँ पे संघीय न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई थी, वहीं से इसकी स्थापना मानी जाती है। संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935। पूछा जाए किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो भारत शासन अधिनियम, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। शुरू में गठन की बात की जाए, शुरू में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक, एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश जो संसद द्वारा इसको नियुक्त किए जाते थे, संसद द्वारा। ठीक, तो संसद द्वारा यह शुरू में काम होता था, एक मुख्य न्यायाधीश का और 7 अन्य न्यायाधीश के, जो 8 उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जिसमें संसद द्वारा यह काम या नियुक्ति किया जाता था। अब बात आती है दोस्तों वर्तमान में दोस्तों इस समय हमारे पास 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक, इस समय हमारे 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक, उसके बाद पूछा था यह अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन माना गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन माना गया है। ठीक, अब बात आती है नियुक्ति की। नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 124(2) में, अनुच्छेद 124(2) में राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं किसकी सलाह पे? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पे। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पे इसकी नियुक्ति होती है, जिसे कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम का बात की जाए दोस्तों तो कॉलेजियम सिस्टम ऐसा होता है, इसमें एक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश इसमें सब निर्णय लेते हैं और निर्णय लेके एक मुख्य न्यायाधीश का नाम हमारे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं और राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देते हैं। तो पूछा जाए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति किस सिस्टम से द्वारा होती है, तो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है दोस्तों। ठीक, जिसमें एक न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के पास नाम भेजा जाता है और जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक, वर्तमान में यही सिस्टम चल रहा है, वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, जिसमें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे। ठीक, अब उसके बाद कुछ दिनों बाद आ जाता है एक इसको नियुक्त करने का एक अच्छा नियम, जैसे अच्छा नियम जिसका NJAC एक सिस्टम आता है
सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लिए। इसमें दोस्तों 6 सदस्य होते थे, जिसे बाद में हटा दिया गया। इसमें क्या होता था, 6 सदस्य होते थे, जिसमें दोस्तों केंद्रीय मंत्री, मतलब इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट सब मिला के होते थे। तो यह कुछ दिन चला, उसके बाद यह बाद में हटा दिया गया, क्योंकि यह जब पास होके लोकसभा राज्यसभा में पास होके जब सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा तो वहां से इसको खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक, तो यह NJAC सिस्टम इस समय नहीं है, फिर वही दोबारा कॉलेजियम सिस्टम आ गया है, जिससे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं न्यायाधीशों की सलाह पे। ठीक, उसके बाद योग्यता पूछी जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों पहली बात तो यह भारत के नागरिक हो, उसके बाद एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश कार्य किए हों। तो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश का काम या जज रहे हों, या कम से कम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकील हों, या कम से कम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकील हों। ठीक, या अगर ये दो ऑप्शन नहीं रहते हैं दोस्तों, तो क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति के दृष्टि में यह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होने वाला है, या राष्ट्रपति के दृष्टि से कानून जानकार या विधिवेत्ता हो, यानी कानून जानकार हो, जो कानून जानता हो राष्ट्रपति की दृष्टि, तब उसको सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यह योग्यता पूछा जाता है कौन से अनुच्छेद में है, तो योग्यता अनुच्छेद 124 के 3 में है। ठीक, और नियुक्ति 124 के 2 में है, और योग्यता 124 के 3 में है, और सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 में है। इसको ध्यानते रहिए। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों शपथ की बात की जाए तो अनुच्छेद 124 के 6 में अनुच्छेद 124 के 6 में राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, यानी शपथ दिलाया जाता है। शपथ की बात की जाए अनुच्छेद 124 के 6 में राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक, कार्यकाल दोस्तों 65 वर्ष तक या उसके पहले भी अपने मर्जी से यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल 65 वर्ष तक, उच्च न्यायालय को बताए थे 62 वर्ष तक। ठीक, उसके बाद आते हैं दोस्तों हम त्यागपत्र पे। यह त्यागपत्र किसको देते हैं, त्यागपत्र बताए ना आपको, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, उसके बाद पूछा जाए हटाने की प्रक्रिया। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को हटाना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह साबित कदाचार, असमर्थता। साबित कदाचार या मतलब संविधान का उल्लंघन किए हों, या असमर्थता या समर्थ ना हो, यह संसद द्वारा साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। यह अगर लोकसभा में पहले पारित होता है तो वहाँ के 100 सदस्य इस पे वोट दें, अगर राज्यसभा में पारित होता है तो 50 सदस्य इस पे वोट दें, और यह पारित होने के बाद यह संसद में जाता है, और संसद में इस पे बहस होती है, और जिसके प्रति होता है उसके प्रति 2/3 सदस्य अगर मान्यता प्राप्त हैं तब इनको हटाया जा सकता है। ठीक, कहने का मतलब हटाने की प्रक्रिया साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा, जिसमें अगर इसको हटाने की प्रक्रिया यह है, अगर लोकसभा में पारित होता है तो वहाँ के 100 सदस्य इसके प्रति हों, राज्यसभा में हो 50 सदस्य इनके प्रति खिलाफ हों। ठीक, और यह है संसद में जाता है तो वहाँ सब मिला के 2/3 सदस्य इनके प्रति खिलाफ हों, तो इनको हटाया जा सकता है, तब राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। ठीक, अब पूछा जाए हटाने की प्रक्रिया किस पे लागू हुई थी। एक मुख्य न्यायाधीश थे V रामास्वामी, इनके खिलाफ आया था, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया था। इनके खिलाफ आया था लेकिन पारित नहीं हो पाया था दोस्तों, यानी हटाए नहीं गए थे। ठीक, उसके बाद पूछा था इसका वेतन की बात की जाए दोस्तों, हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी वेतन है 2,80,000। इनका वेतन है 2,80,000। जो अन्य न्यायाधीश हैं, जैसे एक तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हैं, उनका वेतन होता है 2,50,000 यानी 2.5 लाख। ठीक, इनका 2.5 लाख है, 2,80,000 है। राष्ट्रपति के जानते ही 5 लाख है, उपराष्ट्रपति के जानते ही आप 4 लाख है। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। ठीक, आप पढ़े होंगे लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति चलती है। कहने का मतलब न्यायाधीश की अगर आवश्यकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर
न्यायाधीशों की आवश्यकता है तो गणपूर्ति के आवश्यक के लिए मतलब पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश बात कीजिए अनुच्छेद 127 में है, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 127 में गणपूर्ति की आवश्यकता के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को पूरा करने के लिए हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता है। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता है, तदर्थ न्यायाधीश पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सेवानिवृत्ति न्यायाधीश। यह भी इनका भी नाम आता है। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनका क्या कार्य होता है, यह अनुच्छेद 128 में है, अनुच्छेद 128 में है। इनका कार्य कब होता है, सुप्रीम कोर्ट में कम होने पर, कभी काल जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कम हो जाते हैं तब जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं उनको सेवा के लिए बुलाया जाता है। ठीक, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ में पहले हम पढ़ेंगे मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता क्या है? मूल अधिकारिता की बात की जाए दोस्तों, जैसे सुप्रीम कोर्ट बना है तो यह जो है राज्य और केंद्र कोई विवाद हुआ है तो राज्य और केंद्र का विवाद सुलझाएगा। कहीं दो राज्यों का विवाद हुआ है तो दो राज्यों का विवाद सुलझाएगा। ठीक, राज्य और केंद्र का विवाद समझाएगा। कहीं दो राज्यों का विवाद हुआ है उसको देखेगा। कहीं केंद्र और राज्य, क्यों केंद्र से हुआ है उसको देखेगा। किसी को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई काम करना है तो भारत बनाम उसके खिलाफ होता है। यह मूल अधिकार क्या होता है, अनुच्छेद 131 में इसकी बात की गई है, अनुच्छेद 131 में। ठीक, और इनके पास शक्तियाँ क्या है, रिट अधिकारिता। रिट, यह रिट दोस्तों 5 प्रकार की रिट होती है। यह 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारपेक्षा, ठीक, उसके बाद उत्प्रेषण, उसके बाद अधिकारपेक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और एक है दोस्तों, यह 5 प्रकार के रिट जारी करता है रिट अनुच्छेद 32 के माध्यम से। ठीक, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, इनके पास शक्तियाँ होती है। उसके बाद अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या है दोस्तों? ठीक, अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में बात की जाती है। अभिलेख न्यायालय की अनुच्छेद 132 में बात की जाती है। ठीक, जैसे अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय है जैसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय अगर दे दिया है तो वह सबको उसका निर्णय मानना मान्य है, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे दिल्ली, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे उसका जो भी वह निर्णय दिया है वह मानने योग्य हो, उसी का अभिलेख न्यायालय के नाम से जाता है। अपीली न्यायालय की बात की जाए, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ अपील करता है, कुछ बातों को लेकर उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो वह हाई कोर्ट में अपील करता है। अगर हाई कोर्ट से नहीं होती है या सुप्रीम कोर्ट पे अपील करता है, इसी को कहते हैं अपीली न्यायालय। ठीक, उसके बाद शक्तियाँ क्या है, सलाहकारी अधिकार। अपीली न्यायालय हो गया, सलाहकारी अधिकार। सलाहकारी अधिकार क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय हमारे राष्ट्रपति से सलाह ले सकते हैं, यानी हमारे राष्ट्रपति उसको सलाह दे सकते हैं, लेकिन न राष्ट्रपति न सुप्रीम कोर्ट किसी की मानने को बाध्य नहीं है। उनकी मर्जी कहे तो इनकी सलाह को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, उनकी मर्जी है। अनुच्छेद 143 में बताया गया है सलाहकारी अधिकार में कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से सलाह मांग सकता है। वो जो भी बताए उसको मान ले, उनको लगा कि ये ठीक है तो मान ले, ना लगे तो ना माने। ठीक, सलाहकार मान सकते हैं। उसके बाद होता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट शक्तियों में एक होता है न्यायिक पुनरावलोकन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई अनुच्छेदों में इसका बहस हुआ है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 13 में इसकी बातें आती हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, जैसे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय पर बाद में दोबारा भी निर्णय बदल सकता है या उसको बहस कर सकता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत से संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक, या अधिकार या कोई विवाद हुआ है तो बदला जा सकता है। ठीक, इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ भी निर्णय दिया गया है तो बाद में उसको बदला भी जा सकता है या उस पर बहस भी किया जा सकता है। तो यह था दोस्तों आज हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय जिसे कहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हर बातें हैं यहाँ पे, नियुक्ति से लेकर योग्यता से लेकर
शपथ ग्रहण से लेकर गठन से लेकर जितना भी कार्यकाल है दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया है, त्यागपत्र किसको देंगे, यहाँ पे सब बताया गया है दोस्तों। वेतन क्या है, तदर्थ न्यायाधीश क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट की हर बातें बताई गई हैं। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, जिससे क्वेश्चन कहीं बाहर ना जाए। और इसको पढ़ने के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट से जितना भी क्वेश्चन हो उसको MCQ करिए, तब आपको पता चलेगा कितना अच्छा सेशन चल रहा है। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।